बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने एक ट्वीट किया है और 2 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद उनका एक ट्वीट सामने आया है। ये DGISPR का जो अकाउंट है ना, ये 2016 में बना था। इस वक्त जो इसके फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 6.1 मिलियन है। लगभग 61 लाख के करीब इसमें फॉलोअर्स हैं और ये बड़े अकाउंट्स में से एक अकाउंट है पाकिस्तान के। तो ये ट्वीट नहीं कर रहा था बड़े लंबे अरसे से। उसकी वजह ये थी कि DGISPR के अकाउंट से जब भी ट्वीट होती थी तो नीचे पाकिस्तानी जो है बड़ी नेगेटिव कमेंटिंग करते थे। पाकिस्तानी जो है वो बहुत नाराज़ थे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। यानी मिसाल के तौर पे जो इससे पहले वाला ट्वीट था DGISPR का, वो 27/5/2023 का ट्वीट है, यानी जो 9 मई हुआ था उसके बाद का। अच्छा, इसमें जो उनका रीट्वीट हुआ था वो सिर्फ 7,000 हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो लोगों ने कमेंट किए थे वो लगभग 66,000 कमेंट किए थे लोगों ने। और जब आप ये कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स हैं। माजी में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, उससे पहले जब भी कभी DGISPR के अकाउंट से ट्वीट होता था तो उसके रीट्वीट्स ज़्यादा होते थे और कमेंट्स बहुत कम होते थे, यानी लोग ज़्यादातर उसको फॉलो करते थे। लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो लोग नाराज़ हो गए और उसकी वजह से हज़ारों की तादाद में, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो कमेंट करना शुरू हो गए और नाराज़ हो गए लोग। तो फिर ये ट्विटर अकाउंट तकरीबन बंद हो गया, गैर फाल हो गया, यहाँ से ट्वीट नहीं होते थे। अब 2 साल के बाद एक ट्वीट किया गया है इस अकाउंट से। पहले तो आप ये देख लें कि ट्वीट है क्या। ट्वीट किया गया है, एक कार्रवाई की गई फ़ौज की जानिब से नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके में, और ये हसन खेल है नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट का, ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है। और वहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि इंडियन प्रॉक्सी ने फितनतुल खवारिज, उन्होंने जनाब इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है, घुसने की पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके साथ लड़ाई की है वहाँ पे। ये सारे सबूत जो हैं वो DGISPR ने यहाँ पे लगाए हैं। तारीखें उन्होंने बताई हैं ऑन द नाइट ऑफ 1 और 2, यानी 1 और 2 जुलाई की रात और 2 और 3 जुलाई की रात 2025 को ये मूवमेंट वहाँ पे हुई है। इसके साथ उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट भी जो है वो शेयर किए हैं और इसमें एक पे तारीख लिखी हुई है 4/7/2025 और दूसरे पे भी यही तारीख लिखी हुई है। तो इन्होंने ये ट्वीट किया DGISPR ने और इसके ऊपर नीचे कम्युनिटी नोट भी लग गया। और हैरत की बात यह है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ, 2016 में ये अकाउंट बना था, तब से लेकर अब तक ये पहली मरतबा हो रहा है कि इस अकाउंट का कमेंट्स का जो सेक्शन है वो बंद है। आप यहाँ पे अब कमेंट नहीं कर सकते। नेगेटिव कमेंटिंग इतनी ज़्यादा हुई है, यानी अभी तक जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि लोग उनकी बात को इत्मीनान के साथ सुनेंगे। उन्हें अभी भी ये लगता है कि लोग बहुत नाराज़ हैं और नेगेटिव कमेंटिंग होगी, लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, तो इसलिए शायद ये कमेंट बॉक्स बंद कर दिया गया है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि लोगों को बात करने की या जवाब देने की इजाज़त DGISPR की जानिब से नहीं मिली है। DGISPR ने जो बात की, इसके साथ मैं एक और बात को जोड़कर देखना चाहता हूं। देखिए, ये वज़ीरिस्तान या फाटा के वो इलाके जो मर्ज हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके बारे में अब ये दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से कि ये इलाके अब वफाक वापस ले लेगा। उसकी वजह यह है कि फाटा के इन इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर मादनियात मौजूद हैं और इन मादनियात पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अमेरिका को ये मादनियात बेचनी है या मगरबी ममालिक को आपने ये मादनियात बेचनी है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मादनियात में बहुत दिलचस्पी है, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो किस तरह आपस में मिलकर काम करते हैं बड़ी बड़ी हुकूमतों के साथ, बड़े बड़े मुल्कों के साथ। तो उन्हें बड़ी दिलचस्पी है पाकिस्तान की मादनियात में, यूक्रेन की मादनियात में, जो बाकी ममालिक हैं अफ़गानिस्तान की मादनियात में बड़ी दिलचस्पी है। ये इराक भी तेल के पीछे गए थे। तो आलमी ताकतें हमेशा गरीब ममालिक की मादनियात पे, उनके वसाइल पर नज़र रखती हैं। अब DGISPR ने जो ट्वीट किया वो एरिया फाटा का है, यानी 2 साल के बाद। इस बीच में देखें ना, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, DGISPR ने अपने ट्विटर को इस्तेमाल नहीं किया। इस बीच में एक जंग हुई ना इंडिया पाकिस्तान की मुबैना तौर पे, और उसके अंदर इंडियन तैयारे भी गिरे हैं। वहाँ पे भी DGISPR ने अपना ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया। ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल किया फाटा के इलाके में एक इंसिडेंट होता है, यानी वज़ीरिस्तान जिसका इंतज़ाम कर दिया गया था 25वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, कि ये अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है
और खैबर पख्तूनख्वा को इसके लिए बजट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सपोर्ट के लिए फंड भी मिलेगा और खैबर पख्तूनख्वा के अपने जो फंड्स हैं वो उनको दिए जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अभी तक फाटा के फंड्स जारी नहीं किए गए, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की जो अदायगियां हैं वो भी नहीं की गई। बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी को कामयाब बनाने में नाकामी का सामना रहा, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर को पूरी तरह से महफूज नहीं कर सकी। अगर इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर डाली जाए और 27वीं आईनी तरमीम में फाटा को वापस वफाक के अंडर लाया जाए, तो जैसे ही फाटा वफाक के पास आएगा उसी वक्त फाटा के सारी मादनियात भी वफाक के पास आ जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो माइंस एंड मिनरल्स बिल अब पास करवाने से रही, क्योंकि इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। तो वो बिल तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिश की, बिल तो वो पास नहीं हो रहा माइंस एंड मिनरल्स का। तो माइंस एंड मिनरल्स ही खैबर पख्तूनख्वा से अगर निकाल दी जाए, वफाक के पास आ जाए, तो फिर तो 5 मिनट का काम है, फिर तो मसला ही कोई नहीं रहेगा। तो हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी इसके ऊपर एक इशारा दिया है। उनके मुताबिक उन्हें इस बात का शुबा है, वो खुलकर अभी नहीं कह रहे, वो कह रहे हो सकता है गलत हो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उन तक गई है ना, तो उन्होंने कहा जी इस बात का शुबा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल पास ना होने की वजह से 27वीं आईनी तरमीम में फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जो शामिल हो चुका है उसे 25वीं तरमीम के जरिए ये किया गया था, वो रिवर्स कर दिया जाएगा और वो वापस वफाक के पास चला जाएगा और ये आईनी अदालत भी बना लेंगे। तो नाजरीन, ये मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी हैं, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि DGISPR का जो ट्विटर अकाउंट है वो कमेंट जो सेक्शन है उसको बंद करके एक ट्वीट करता है और ट्वीट फाटा के हवाले से है। हालांकि इससे पहले उन्हें इंडिया के मामले पे ट्वीट करना चाहिए था, मोदी के मामले पे ट्वीट करना चाहिए था, उन्हें फ़लस्तीन के मामले पे ट्वीट करना चाहिए था, उन्हें ट्वीट करना चाहिए था पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जाकर फील्ड मार्शल ने मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से, उस बारे में ट्वीट करना चाहिए था। बहुत सारी मुल्क के हवाले से, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन उनमें से किसी पे भी DGISPR ने ट्वीट नहीं किया। 2 साल से ये ट्विटर अकाउंट खामोश है, लेकिन अचानक वो ट्वीट करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो नॉर्मल है। यहां बॉर्डर पे लोग कोशिश करते रहते हैं आने जाने की, लेकिन इस वक्त ये करना और साथ ही ये खबर आना कि जनाब वहां पे एक लड़ाई शुरू की जाएगी, एक ऑपरेशन का माहौल बनाया जाएगा, फाटा को जो है वो वापस वफाक के अंडर लेकर उसके माइंस एंड मिनरल्स, उसकी मादनियात पे कंट्रोल ले लिया जाएगा। अब ये एक कहानी है, देखते हैं इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरह का रद्द-ए-अमल देती हैं। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट किया इमरान खान साहब को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है, उसकी ट्रांसलेशन मैंने रखी है। वो ये कहती है कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है, तन्हाई का शिकार कर दिया गया है। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान इमरान खान अडयाला जेल में लगातार बढ़ती हुई तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। जेल के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक नंबर 1, 5 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं, ग़ालिबन शायद इससे ज़्यादा हैं, मैं देख लेता हूँ। उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो हैं जी 6 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये लिखा कि जेल के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हफ्तावार जो है वो उन्हें फ़ोन करने की इजाज़त है, लेकिन उनके बेटों से गुज़िश्ता 6 महीने से बात नहीं करवाई गई और ये गैर इंसानी और गैर कानूनी है। नंबर 2, वो ये कहती हैं कि पिछले महीने के दौरान जेल हुकाम ने हमारी किताबें हमने भिजवाई थी इमरान खान साहब को, वो भी उन तक नहीं जाने दी गई, तो उनको इंटेलेक्चुअली और रूहानी तौर पे उन्हें जो है वो डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मुनक़ता करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3, वो कहती है गुज़िश्ता 8 महीने से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह की हैसियत से इमरान खान को उनकी पार्टी के अरकान से मिलना होता है, मिलने से रोक दिया गया है, सियासी मुशावरत नहीं होने दी जा रही और क़यादत के आइनी हक से उन्हें महरूम किया जा रहा है। नंबर 4 पॉइंट वो ये लिखती है इमरान खान को कई हफ्तों से उनकी कानूनी टीम तक मुनासिब रसाई नहीं दी जाती, हत्ता कि जो मंगल आया था 1 जुलाई को, उनके वकील को इमरान खान साहब से मिलने के लिए जो वक्त दिया गया उसमें उनकी मुलाकात सिर्फ 95 सेकंड यानी 95 सेकंड तक इमरान खान साहब की 1.5 मिनट की अपने वकील से मुलाकात हुई। ज़हीर अब्बास नाम के वकील हैं जो इमरान खान साहब को मिले थे। 5वां पॉइंट वो ये लिखती हैं कि हमारे ख़ानदान को कई महीनों से इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया है। पिछले 3 महीनों से मैं और मेरी बहनें अडयाला जेल जाते हैं, पंजाब पुलिस जो है वो कई किलोमीटर पहले रोक देती है, हम 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं और उसके बाद भी सिर्फ डॉक्टर उज़मा खान और नौरीन न्याजी को अपने भाई से मुख्तसर मुलाकात की इजाज़त है
जो पहले आधे घंटे का दौरानिया था और अब उसको 15 मिनट तक रह गया है। छठे नंबर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी गुज़िश्ता 10 माह से इमरान खान के डॉक्टरों डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ इनको मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़रूरी तिब्बी निगहदाश्त से मुसलसल इनकार की वजह से उनकी सेहत को खतरे में डाला जा रहा है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हमें बताया गया है कि इंतहाई जो है वो तन्हाई अडियाला को कंट्रोल करने वाले कर्नल की नहीं बल्कि मरियम नवाज की हदायत पर नाफिज की जा रही है। ये जेल पंजाब में वाक़ है जहां 17 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इतनी खौफजदा है कि उसने इमरान खान तक तमाम रसाई रोक दी है। वो किसी भी मालूमात के अंदर जाने या बाहर आने से डरते हैं। इंशाअल्लाह हम इमरान खान का मुकम्मल पैगाम उस वक्त तक सामने लाते रहेंगे जब तक कि वो इस गैर कानूनी कैद से आज़ाद होकर एक बार फिर अपने लोगों की रहनुमाई नहीं कर लेते। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कहा कि हमें यह बताया जा रहा है, इसमें उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो मार्जिन रखा है कि ये जो इमरान खान साहब की तन्हाई वाला मामला है, कंप्लीट आइसोलेशन वाला मामला है, ये मरियम नवाज कर रही है। अडियाला जेल में बैठा हुआ कोई कर्नल नहीं कर रहा। पहले ये कर्नल के ऊपर एलिगेशन जाता था और अब वो ये कह रही है उनको शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है या उन्हें बताया गया, ये रिक्वेस्ट की गई है। तो इस पे उन्होंने ये कहा जी कि वो अडियाला में कोई कर्नल नहीं लेकिन मरियम नवाज की ख्वाहिश के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। 17 सीटों वाली हुकूमत जो है वो ये गंद मार रही है। बहरहाल उन्होंने ये तफसीलात बताई। जब उनसे सवाल किया गया हलीमा खान साहबा से एक दिन पहले कि जनाब नवाज शरीफ साहब, वो खबर आई थी ना कामरान शाहिद साहब की, अब उनसे सवाल किया गया कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब अडियाला जाके इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसमें ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो नुसरत जावेद साहब ने की। उन्होंने कहा जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ अगर अडियाला जेल जाएंगे तो बेइज्जत होकर आएंगे। देखें बाहर कौन सा मियाँ नवाज शरीफ साहब पे चादरें चढ़ रही हैं, बाहर कौन सी उनकी कोई बहुत इज्जत हो रही है। जिस तरह मियाँ साहब ने लास्टिक की शलवार पहनी हुई है तो उसके साथ तो इज्जत होती नहीं है। मियाँ साहब ने जिस तरह कंप्रोमाइज़ किया है वोट को इज्जत दो के बयानिए पर, इज्जत तो उन्होंने उसी दिन गवा दी थी जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया त्याग दिया था। सरे बाजार उन्होंने बेच दिया था इक़्तिदार के लिए, अपनी बेटी को वज़ीर आला और भाई को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया अपने केसेस से छुटकारा पाने के लिए वो सब जानते हैं। तो अलीमा खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ से किसने बात करनी है भाई, नवाज शरीफ की तो उसके घर वाले नहीं सुनते। यानी सिंपल लैंग्वेज उन्होंने कहा जी वो अपनी फैमिली में इर्रेलीवेंट है एक आदमी, तो वो रेलिवेंसी के लिए, यानी आज आप अंदाजा करें कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इस जगह पे है कि नवाज शरीफ को रेलिवेंट होने के लिए भी इमरान खान से मिलने की ज़रूरत है। नाज़रीन ये हकीकत है, ये मजाक नहीं है, या मैं कोई मुखालफत में नहीं कह रहा। वाकई में आज इमरान खान इतना पॉपुलर है और इमरान खान की रेलिवेंसी इतनी ज़्यादा है कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर वापस जिंदा होने के लिए इमरान खान साहब से मिलने की ज़रूरत है, या इमरान खान के साथ अपनी खबर को जोड़ने की ज़रूरत है, या अपने आप को इमरान खान साहब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ बिल्कुल इररेलेवेंट था गुज़िश्ता कई महीनों से, लेकिन जैसे ही ये कहा गया कि वो अडियाला जाकर इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब की रेलिवेंसी बढ़ गई। अब इमरान खान साहब आगे से मियाँ साहब के साथ क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा अगर मियाँ साहब गए तो। नाज़रीन मरियम नवाज पहुंच गई पाकपतन अस्पताल, जिसके बारे में खबर आ रही थी कि 20 से ज़ायद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं वहाँ पे अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से। तो पहले तो ये मानते ही नहीं थे, परों पे पानी नहीं पड़ने देते थे, लेकिन मीडिया लगातार खबर दे रहा था और बिलाखिर अवामी तनकीद से परेशान होकर इनको जाना पड़ गया। तो इन्होंने प्लान किया कि जनाब ये जाएंगे पाकपतन। जब ये पाकपतन पहुंचे तो इनसे पहले पहुंच गए मियाँ इमरान अरशद। मियाँ इमरान अरशद साहब कौन है? ये जर्नलिस्ट हैं जी, और ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, फील्ड में रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मियाँ इमरान अरशद साहब ने जाके वहां पे नोट किया कि पूरे शहर के अंदर सरकारी सतह पे मरियम नवाज के बड़े बड़े बिल बोर्ड, होर्डिंग्स, ये तो तबाही फिरी पड़ी है। यानी डीसी ने कोई दीवार, कोई एरिया, कोई होर्डिंग, कोई चीज नहीं छोड़ी जहां पे मरियम नवाज का फोटो ना चिपकाया हो। सिर्फ एक चौक है, बख्तियार काकी चौक, वहां पे खड़े होकर इमरान अरशद ने गिनकर कैमरे के अंदर दिखाया कि 20 के करीब होर्डिंग्स, बोर्ड्स मरियम नवाज के लिए, उसे खुशामदीद कहने के लिए या उनकी खुशामद करने के लिए सिर्फ एक चौक में 20 के करीब लगाए गए हैं। 20 से ज्यादा या 20 हैं, 20 तो उन्होंने गिनकर बताए मियाँ इमरान अरशद साहब ने। तो ये इनकी हरकतें, गरीब को दवाई मिले या ना मिले इनकी तशहीर होनी चाहिए। भाई यही करोड़ों रुपया जो आपने बोर्डों पे लगा दिया है, ये जो आपने फटाफट सड़कें सीधी करवाई हैं, ये जो आपने मरियम नवाज का प्रोटोकॉल लगाया है, इस बीबी को आप इसके घर में रखते और इसी पैसे से आप मरीजों को दवाइयां देते, ऑक्सीजन देते,
तो इतना नुकसान तो ना होता। अब मरियम नवाज वहां पे गई और जाने के बाद वहां पे पूरा बंदोबस्त किया गया, कोई बंदा करीब ना आए, कोई मरीज करीब ना आए, कोई ऐसा बंदा जो शिकायत करने वाला हो वो करीब ना आए, पूरा बंदोबस्त कर दिया गया। लेकिन हुआ यह कि वहां पे एक अपना ही बंदा जो था काउंसलर, उसने खप डाल दी, यानी उसे मौका मिल गया वहां करीब जाने का, उसने खप डाल दी। उसने कहा कोई दवाई नहीं मिलती, डिस्प्रिन भी नहीं मिलती, रोला डाल दिया। अब मरियम नवाज का वहां पे अगर आप एटीट्यूड पे गौर करें ना, वो वीडियो अगर आप निकाल के देखें तो मरियम नवाज उसकी बात भी नहीं सुन रही। बस सुन लिया ना, ठीक है कह दिया ना आपने, और हाथ का इशारा करके उसे रोक दिया, सुन लिया ना, 1 मिनट रुकें आप। ये किसी गरीब आदमी की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी फिरौनियत है इनके अंदर। भाई जो गरीब आदमी की बात नहीं सुन रही, जो बेचारा दवाई मांग रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर तनकीद बर्दाश्त करेगी? यानी मरियम नवाज पे तनकीद करने का जुर्म इतना बड़ा है कि अब अरकान असेंबली इस बुनियाद पे नाअहल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस जमा करवा दिया जाके। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये जो रवायात कायम कर रहे हैं ना, ये इनके मुंह पर आकर वापस लगेंगे। ये वक्त आएगा, ये देखेंगे और ये पछताएंगे। बहरहाल इसी गुस्से में एमएस को फड़का दिया और सीईओ को भी अस्पताल के फड़का दिया मरियम नवाज ने कि भाई ये क्या हो रहा है, यहां पे आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। ये एमएस या सीईओ फड़काने से कुछ नहीं होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि फंड्स जा कहां रहे हैं। फंड्स की तकसीम और आपकी तरजीहात ठीक नहीं है आपकी हुकूमत की। जब से आपने हेल्थ कार्ड बंद किया है, हुआ यह है कि सारा प्रेशर सरकारी अस्पतालों पे आ गया है। हेल्थ कार्ड की वजह से ये मरीजों की बहुत बड़ी तादाद चली जाती थी प्राइवेट अस्पतालों में, इन्हें फिक्र ही नहीं होती थी। ये प्राइवेट अस्पतालों में बेहतरीन डॉक्टर से जाके अस्पतालों में जाके चेक करवा लेते थे, पैसा जो है वो इंश्योरेंस से चला जाता था। तो हेल्थ कार्ड का एक मंसूबा था जिससे बड़ी कामयाबी के साथ जो लोड है वो शिफ्ट हो गया था सारे के सारे अस्पतालों के ऊपर, प्राइवेट और सरकारी पे। अब जैसे ही आपने हेल्थ कार्ड की सहूलत बंद की है, वो सारा का सारा लोड वापस आ गया सरकारी अस्पतालों पे। सरकारी अस्पताल उस लोड के लिए तैयार नहीं है, ना पहले तैयार थे, और आपने फंड्स जारी नहीं किए। उसके बाद ये तो होना था जो हो रहा है। तो आपकी पॉलिसी में खराबी है, बंदों में उतनी बड़ी खराबी नहीं है। बंदे भी गलत होते हैं, बंदे भी 2 नंबरियां करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो खराबी है वो आपकी पॉलिसी के अंदर है। एमएस और सीईओ हेल्थ जो है वो गिरफ्तार करवा दिए गए जनाब वहां पे। तो आपको पाकिस्तान के अक्सर अस्पतालों में अब यही करना पड़ेगा। आप जिस अस्पताल में जाएंगे, भी अस्पताल चले जाएं, वहां पे लोग पंखे अपने कंधों पे रख के लेकर आ रहे हैं, लाके लगा रहे हैं अपने मरीजों के लिए। वहां पे भी जाके आपको फिर डॉक्टर्स को, सीईओ को, एमएस को, सबको आपको मुअत्तल करना पड़ेगा, गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। तो ये करप्शन आपको अपने अंदर रोकनी पड़ेगी, और जो इंटेलेक्चुअल करप्शन आपके अंदर है उसको रोकना पड़ेगा, उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी। नाज़रीन, 2 बड़े अहम इशू हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूं। एक तो चीनी मजीद महंगी हो गई है और इसकी खबरें अखबारात में छप रही हैं हर जगह पे। 2 से 3 रुपए किलो मजीद चीनी महंगी हुई है। ये जो शुगर माफिया ना, इन्होंने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कभी इतनी दिहाड़ी नहीं लगाई जितनी दिहाड़ी इस रेजीम चेंज के बाद लगाई है। वजह यह है कि ये शुगर माफिया बेनिफिशियरी है इस पूरे रेजीम चेंज का। आप देखें ना, जितने भी लोगों की शुगर मिले हैं या शुगर के कारोबार से वाबस्ता हैं, वो सारे रेजीम चेंज के बाद इस सेटअप का हिस्सा है। कोई एक बंदा अपोजिशन के अंदर आप मुझे दिखाएं जो बैठे हो जाके, क्योंकि शुगर माफिया सारा का सारा इस रेजीम चेंज का हिस्सा है और बेनिफिशियरी है। लिहाजा ये दबा के पैसा बना रहे हैं, और जो दिहाड़ी इन्होंने लुटमार इन्होंने इस मर्तबा की है पाकिस्तान की तारीख में इन्होंने कभी नहीं की, और इन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिलकर बैठी हुई है। वही चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, वही इंपोर्ट करते हैं, कीमत 81 रुपए बढ़ा देते हैं। 61% का चूना लगाया इन्होंने इस कौम को, खरबों रुपए का, और अभी तक ये चूना लगा रहे हैं और ये चूना लगाते रहेंगे, क्योंकि रोकने वाला ही कोई नहीं है, इनके ऊपर हाथ डालने वाला ही कोई नहीं है। एक बड़ा अजीबोगरीब नाज़रीन और बड़ा खौफनाक स्कैंडल आया जेल से, और ये पकड़ा है खदीजा शाह साहिबा ने। हुआ ये है कि मैंने आपको कल बताया था कि उन्होंने जेल के बाहर टेस्ट करने के लिए कैंप लगाया कि जो लोग जेल में रहे हैं वो आके अपने मुफ्त टेस्ट करवा ले, ताकि पता चल जाए उनको कौन सी बीमारियां, उनका इलाज बर वक्त किया जा सके, क्योंकि 9 लोग इंतकाल कर गए हैं। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जितने लोग जेलों में गए उनमें से 9 लोग जेलों से बाहर आने के बाद इंतकाल कर गए हैं। इनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ को कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ को प्रॉब्लम हो रहा है हेपाटाइटिस का। ये हो कैसे रहा है इसके बारे में एक अब तहकीक सामने आई है, और जितने भी वहां पे कैदी हैं उन्होंने आकर बताया कि हमारे साथ हुआ क्या है। हुआ यह कि जेल के अंदर जबरदस्ती कैदियों के बाल भी कटवाए जाते हैं और उनकी शेव भी करवाई जाती है, और एक ही औजार से नाई ये करता है, यानी नाई ब्लेड चेंज करने का किसी किस्म का तकल्लुफ ही नहीं करता।
जेल है ना, जेल के अंदर कैदी क्या कह सकता है कि जनाब ब्लेड चेंज कर दो। वो नहीं चेंज करेगा तो आप क्या कर सकते हैं? वो यहां पे बैठ के शेव करेगा, उसकी करेगा, उसकी करेगा, उसकी करेगा और जबरदस्ती करवाते हैं। ये कैदियों ने बताया। कितनी खौफनाक बात है भाई। एक कैदी है, उसको कोई मौलिक बीमारी है, उसको हेपेटाइटिस है, कैंसर है या उसे कोई और बीमारी है, तो वही बीमारी जो है वो दूसरे कैदी में मुंतकिल हो जाती है जब आप उसी ब्लेड से दूसरे कैदी की शेव बनाते हैं। और ये खदीजा शाह ने बताया, बड़ी खौफनाक बात है। इसके ऊपर तो इक़दाम कत्ल के मुकदमात होने चाहिए सुपरिटेंडेंट जेल पे और बाकी लोगों के ऊपर। इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। क्या वाकई में इंसानों को ये कीड़े मकोड़े ही समझ लिया इन्होंने? और मैं तो मिसाल के तौर पे कहता हूं भाई, एक ही ब्लेड के साथ सारे कैदियों की शेव हो रही है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। यानी ये कैसे हो सकता है? मुमकिन कैसे है? सरकारी बजट से जनाब आपको पैसे मिलते हैं, अब वो नाई आ गया, वो जबरदस्ती बिठा रहे हैं लाला के सिपाही कि जनाब इसके भी बाल काटो, इसकी भी शेव करो। जो नहीं करवाना चाहते उन्हें जबरदस्ती बिठाया जाता है और फिर उनकी शेव की जाती है। और वो कैदी ये बता रहे हैं कि एक ही ब्लेड से वो सबकी कर रहे होते हैं। अब बेशुमार लोग बीमार होते हैं। ये बीमारियां इस तरीके से फैली हैं। सेहतमंद लोग जेलों में गए, फिर उनके साथ जो सलूक हुआ, एक तो जो जेलों की कैपेसिटी थी उससे 3-3 गुना लोग ज्यादा जेलों में ठूंस दिए गए। उसके बाद जो उनसे सलूक किया गया, गंदा पानी पिलाया गया, फिर एक ही ब्लेड। ये बड़ा खौफनाक है। इस पे मुकदमात होने चाहिए, ये लोग गिरफ्तार होने चाहिए जिन्होंने ये किया। अगर आज नहीं होगा तो कल ये जरूर होना चाहिए। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं लेकिन यहां वक्त बहुत हो गया। नेक्स्ट चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।